नमस्कार दर्शक मित्रों, राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य, एक अनोखे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। इस कार्यक्रम में देश के हर एक स्टेट से हम उन खबरों को आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है। इस समय एक सबसे बड़ी जो दुखद घटना हुई है, दुखद समाचार मिले हुए, वो ये है कि हमारे बीच राजू श्रीवास्तव, देश के काफ़ी अच्छे कॉमेडी किंग माने जाने वाले राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। अभी उनका देहांत हुआ है। एक समाचार की पुष्टि की वजह से हम लोग ये समाचार आपको दिखा रहे हैं कि देश के बहुत ही जाने माने कॉमेडी किंग बोले जाते हैं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एक्सपायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने काफ़ी सारे नए शोज़ किए थे, काफ़ी सारे लोक चाहना प्राप्त की थी, काफ़ी सारे शो के ज़रिए वो काफ़ी देश के प्रसिद्ध माने जाने वाले कॉमेडी किंग माने जाते थे, राजू श्रीवास्तव। तो मित्रों, ये राजू श्रीवास्तव जो है वो देश के काफ़ी अच्छे कलाकार भी माने जाते थे और काफ़ी सारे कॉमेडी किंग भी उनके साथ काम किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं समाचार के सत्र के साथ। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों की। उसमें हम लोग बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो न्यूज़पेपर है या न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने सबसे पहले जो न्यूज़ लिया हुआ है वो देश की राजनीति के बारे में लिया हुआ है। उसमें एक हिंदुस्तान समाचार न्यूज़पेपर है। वो न्यूज़पेपर ने सबसे पहले जो समाचार लिया हुआ है वो सीएम आदित्य योगी नाथ के उनके समाचार लिए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया हुआ है वो मदरसे को लेके वहाँ पर मुद्दा उठा है। उसमें डिटेल कुछ ऐसी आई है कि मदरसों के बाद वक्फ संपत्तियों की भी जांच होगी। योगी सरकार ने रद्द किया 33 साल पुराना एक आदेश। वो आदेश क्या है वो डिटेल हम लोग समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि देश का अभी का ये सबसे बड़ा मुद्दा है और योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया हुआ है वो देश के लिए काफ़ी संयोजक भी है। तो डिटेल ऐसी है कि यूपी की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश एक रद्द किया है और वक्फ संपत्तियों की जांच होगी, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। इसके आदेश के जारी किया है यूपी की योगी सरकार ने। वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश जो है वो रद्द किया हुआ है। वक्फ के नाम पर एक बंजर, उसर, बीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ति को हथियार लेने वाले की मनमानी अब नहीं चल पाएगी, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। उसमें प्रदेश की योगी सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को इस बाबत जारी की थी और एक विवादातीत शासनादेश को निरस्त करने के लिए एक आदेश दिया था और निरस्त कर दिया है अभी। यही नहीं, 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनर्परीक्षण भी करवाया जाएगा, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर आदित्यनाथ सरकार ने जो फैसला लिया हुआ है उसकी एक डिटेल ऐसी लिखी है हिंदुस्तान टाइम्स ने। उसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी ऐसा कुछ लिख रहा है कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस पुराने शासनादेश पर आपत्ति दर्ज करते हुए शासन को इनको निरस्त करने का एक प्रतिवेदन भी भेजा था और जिसे स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया है। अब डिटेल ये है कि इस नए शासनादेश के अनुसार 1989 के शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति, जिसमें बंजर, उसर, बीटा आदि जो भी सामान्य संपत्ति बोली जाती है, उनको वक्फ संपत्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने पर शिकायतों के मद्देनजर रखते हुए पुनः परीक्षण वहाँ पर करवाया जाएगा और इसके बारे में सभी मंडल युक्त को वहाँ पर जिला अधिकारियों को एक निर्देश भी जारी कर दिया है। वो क्या निर्देश है वो डिटेल हम लोग ये समाचार के द्वारा समझने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर प्रदेश सरकार के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक जारी शासनादेश में कहा गया है कि शासन के संजग में यह तथ्य आया है कि राजस्व विभाग के 7 अप्रैल 1989 के एक शासनादेश के आधार पर प्रदेश में सामान्य भूमि जैसे बंजर, उसर और बीटा आदि को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की अनियमितता हो रही है। और ये अनियमितता क्यों हो रही है उसके बारे में भी एक डिटेल सामने लिखी है, वो मैं पढ़ूं तो जबकि वक्फ अधिनियम 1995 के पूर्व 1996 की व्यवस्था एक प्रचलित थी जो ऐसा कुछ लिख रहे हैं न्यूज़पेपर कि जिसे उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ
अधिनियम 1960 के रूप में लागू किया था और इस अधिनियम की धारा 3 के वक़फ़ की परिभाषा दी गई थी। उनके वक़फ़ में क्या परिभाषा थी, उसमें एक न्यूज़पेपर ऐसा कुछ लिख रहा है कि जिसका तात्पर्य किसी संपत्ति का किसी ऐसे प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण या अनुदान से हो जो मुस्लिम विधि का यह प्रथा के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्व के रूप में स्वीकृत हो। डिटेल ऐसी लिखी है कि पूर्व रूप में स्वीकृत हो और इसके तहत वक़फ़ अलल औलाद और उसके साथ अलल खैर यानी अल्लाह के लिए दान से हो। ऐसी तरीके की एक डिटेल सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो क्या फैसला ले रही है और उसके साथ ही साथ बाकी की पार्टियां वहाँ की जो है उसके अगेंस्ट में क्या बोल रही है। देखना यह रहेगा कि इसमें जो सरकार है, यूपी की सरकार है, उसमें क्या अहम फैसले लिए जाते हैं। अब रुक करते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं अब कर्नाटक की। कर्नाटक का एक सबसे बड़ा न्यूज़ पोर्टल माना जाता है न्यूज़ 18 और ANI के मुताबिक एक न्यूज़ सामने आई हुई है। वो न्यूज़ सामने आई है हिजाब की न्यूज़। वो सबसे बड़ी अभी 12 घंटे की वायरल न्यूज़ हुई है, वो मैं आपको सुनाऊंगा और वो मैं पढ़ूंगा। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा कि 2021 का तक सभी छात्र यूनिफॉर्म पहन रहे थे, लेकिन PFI ने बाकायदे अभियान चलाकर छात्रों को धमकाने का काम किया हुआ है। ऐसी एक सामने आई है डिटेल और उसमें हाईकोर्ट का एक फैसला भी आया हुआ है। क्या है वो फैसला और कर्नाटक सरकार ने क्या किया हुआ है उसके बारे में जो न्यूज़ 18 पोर्टल ने एक डिटेल लिखी है और ANI ने भी एक डिटेल दी है, वो मैं पढ़ूं तो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्य के स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विवाद के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का एक सबसे बड़ा हाथ है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामले की सुनवाई के 8वें दिन राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा हुआ है। वो क्या पक्ष रखा हुआ है उसकी एक डिटेल सामने आई है। तो राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2022 में बाकायदा अभियान चलाकर मुस्लिम परिवारों को उकसाया गया कि वह अपनी बेटियों को हिजाब से के साथ स्कूल पे भेजे और इसके जवाब में हिंदू छात्रा भगवा गमछा कंधे पर रखकर कॉलेज आने लग गए। डिटेल आमने सामने वो आई है कि 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म के पालन के सरकारी आदेश को सही ठहराया और हाईकोर्ट ने यह भी कहा उसके साथ कि लड़कियों का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। डिटेल ऐसी है और ANI भी इसकी ये समाचार की पुष्टि करके कुछ डिटेल ऐसी लिखी है कि इसके खिलाफ 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है और इन पर 7 सितंबर से जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की बेंच ने एक सुनवाई की है और वो क्या सुनवाई है वो डिटेल सामने लिखी है कि हिजाब समर्थकों की दलील सुनवाई के पहले 7 दिन हिजाब समर्थक पक्ष के वकील ने एक जिरह की वहां पर और उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर शिक्षा पाने के लिए लड़कियों के अधिकार तक कई मुद्दों को वहां पर उठाया और वो हाईकोर्ट में भी उनको पड़कारा गया। लेकिन सुनवाई के 8वें दिन भी हिजाब के पक्ष में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एक बहस की। वहाँ पर वो बहस की है कि उन्होंने कहा कि छात्र सेना के जवान नहीं हैं कि उनके ड्रेस कोड का पूरी तरह से पालन करवाया अनिवार्य हो और वो अनिवार्य क्यों नहीं है और अनिवार्य है उसकी एक डिटेल जो लिखी है उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि अनुशासन पर जोर दिया कर्नाटक सरकार की तरफ से जबान देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने तुषार मेहता ने इस बात को गलत बता दिया कि राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर कोई रोक लगाई है। उन्होंने इसको गलत माना और मेहता ने ये भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थानों में लगातार बिगड़ते अनुशासन को देखा और स्कूल कॉलेजों का ड्रेस कोड तय करने के लिए कहा है। इसके चलते हिजाब नहीं और भगवा गमछे पर भी रोक नहीं लगा सकते। ऐसी एक डिटेल भी सामने आई है। PFI ने लोगों को उकसाया है और मेहता ने वो भी बताया कि उडुपी की वहाँ पर जिस कॉलेज PUC के यहाँ पर सारा विवाद शुरू हुआ है उडुपी में,
उसने 2013 में ड्रेस कोड को तय किया था और इसमें हिजाब की कोई जगह नहीं थी। डिटेल ऐसी सामने लाई है कि हिजाब पहना, वहाँ पर कॉलेज में आना और हिजाब पहन के आना ऐसा ज़रूरी नहीं है और आप ऐसे हिजाब पहन के कॉलेज नहीं आ सकते, ऐसी डिटेल आई थी। यही नहीं, 2014 में इलाके के साथ दूसरे कॉलेज में भी ये यूनिफॉर्म तय किए गए और 2021 तक यहाँ पर यूनिफॉर्म में स्कूल कॉलेजों के साथ यहाँ पर आते रहे विद्यार्थी और 2022 में बाकायदा एक अभियान चलाया गया। अचानक कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर वहां पर कॉलेज आने लग गई। इस अभियान के पीछे विवादात संगठन PA5 का बहुत ही बड़ा हाथ है, ऐसा स्टेटमेंट भी वहां पर कर्नाटक में आया हुआ है। अब देखना यह होगा कि वहां की कॉलेज की संस्थाएं या फिर वहां पर एजुकेशन सिस्टम वहां पर क्या काम कर रही है और किस तरीके का फैसला सामने आ रहा है। तीसरी बात करते हैं और तीसरे न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग रुख करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े न्यूज़ जो है वो वहाँ पर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के एक न्यूज़ जो सामने आ रहा है उसमें दैनिक जागरण एक न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के न्यूज़ को लेके कि वहाँ पर उत्तराखंड में राज्य कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होगा, ऐसी एक न्यूज़ सामने आई है और ये न्यूज़ को सभी न्यूज़पेपरों ने फ्रंट पेज ऊपर लिया हुआ है। डिटेल ऐसी है कि इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिल्ली में है और दिल्ली में वो कई जगहों पे बैठक कर रहे हैं। आज वह दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय वहाँ पर 2 दिन से वहाँ पर थे और वहाँ पर पहुँच के उत्तराखंड कैबिनेट में जल्द ही बड़ा फेरबदली के एक समाचार मिल सकते हैं और काफ़ी सारे जल्दी मिलेगा। तो वहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी है उत्तराखंड में कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी कि कैबिनेट में यह बदलाव होने जा रहा है और बदलाव होगा जिसमें मंत्रियों के पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं और साथ ही साथ किसी विधायक को मंत्रालय भी दिया जा सकता है। डिटेल ऐसी है कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा वो अभी डिटेल चल रही है। दिल्ली में काफ़ी सारे मसले भी वहाँ पर हल हो रहे हैं और मसले भी मीटिंग में किए जा रहे हैं और अभी साफ नहीं है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की आला कमान इस पर जल्दी फैसला सुनाने वाली है और काफ़ी जल्दी उसका फैसला भी होगा। सीएम धामी से मांगी नई मंत्रियों की एक रिपोर्ट भी वो साथ में लेके गए थे और लेके गए हैं और समाचार एजेंसी ANI ने ये मुताबिक एक राज्य के कैबिनेट में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसी एक डिटेल भी सामने दी है। बीजेपी के हाईकमान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को विधायकों को लेकर गोपनीय रिपोर्ट भी मांगी थी और वो रिपोर्ट दिल्ली में पहुंच चुकी है। अब सीएम धामी भी इस समय दिल्ली के दौरे पर कांस्टेंट चलते हैं तो वह दिल्ली में कई स्थिति के मुख्यालय के साथ डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के साथ 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट के चुनाव पर वहां पर हार गए थे और फिर भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया हुआ है और उन्हें विधायक दल का एक नेता भी चुना गया है। अब डिटेल ऐसी है कि धामी ने 24 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में शपथ लिया था और अब देखना यह रहेगा कि कौन से डिपार्टमेंट किसको मिल रहे हैं और वहां पर उत्तराखंड सरकार क्या फैसले अहम ले रही है। चौथे जो एक न्यूज़ जो सामने आ रहा है वो जम्मू कश्मीर के एक सबसे बड़े न्यूज़ वायरल हुए है। विविध पोर्टल ने और सोशल मीडिया ने भी ये समाचार जो है वो सबसे बड़ा वायरल किया हुआ है 12 घंटे में। उसमें एक आउटलुक न्यूज़ मैगजीन है, उसने एक काफ़ी सारे चौकन्ने समाचार दिए हुए इसको जम्मू कश्मीर को लेके। वो क्या समाचार आउटलुक ने लिखा हुआ है वो अभी हम लोग पढ़े तो आउटलुक न्यूज़ मैगजीन ऐसा कुछ लिख रहा है कि भाजपा कश्मीर की धार्मिक और सूफी परंपरा को खत्म कर रही है, ऐसा उन्होंने एक आरोप लिखा हुआ है। और आरोप क्यों लिखा हुआ है और किसके बोलने पर यह लिखा हुआ है उसकी डिटेल समझे तो आउटलुक न्यूज़ मैगजीन लिख रहा है कि भाजपा कश्मीर की धार्मिक और सूफी परंपराओं को खत्म कर रही है। वहां पर महबूबा मुफ्ती ने सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है बीजेपी के ऊपर और इसलिए काफ़ी सारे न्यूज़ भी इस तरीके से वायरल हो रहे हैं। तो इसमें न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के नेता आला कमान के ऊपर लगा हुआ है। उसमें PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर अपना विभाजनकारी एजेंडा को लागू करने के लिए कश्मीर की सभी धार्मिक
और सूफी परंपराओं को खत्म करने का एक सबसे बड़ा आरोप लगाया हुआ है, वो मैं न्यूज़ और डिटेल में पढ़ूं तो वहाँ पर न्यूज़पेपर न्यूज़ 18 और साथ ही साथ डीएनए भी कुछ ऐसा लिख रहा है, तो वो डिटेल में पढ़ूं तो वहाँ पर एक आदेश पर प्रतिक्रिया कुछ दे रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री। और सोमवार को जम्मू कश्मीर के वक्फ बोर्ड द्वारा भी एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी दस्तारबंदी एक प्रभावशाली व्यक्ति के सम्मान के निशान के रूप में वहाँ पर सिर को बांधना होता है, वह दस्तार। तो दस्तारबंदी का भी एक डिटेल सामने आया हुआ है, वहाँ पर समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और डिटेल ऐसी लिखी है कि उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भाजपा खुद मंदिर, दरगाह या गुरुवार में पगड़ी बांधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है वहाँ पर। ऐसी एक डिटेल महबूबा मुफ्ती ने वहाँ पर दी है। और जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है, तो वे तब तक रुकने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि वे अपने विभाजनकारी एजेंडों को लागू करने के नियंत्रण करने के लिए हमारी सभी धार्मिक और सूफी परंपराओं को खत्म नहीं कर देते। ऐसा एक महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया हुआ है, जिसमें डिटेल कुछ ऐसी है कि जम्मू कश्मीर से ये न्यूज़ सबसे बड़े वायरल हो रहे हैं कि आदेश में कहा गया है कि राजनीतिक नेताओं के लिए उनकी राजनीतिक संबद्धता के अनुसार दस्तारबंदी की जा रही है, वहाँ पर दस्तारबंदी की हुई है। और आदेश में कहा गया है कि दस्तारबंदी केवल धार्मिक क्षेत्र में ही उपलब्धियां हासिल करने वाले को सम्मानित करने के लिए की जानी चाहिए। डिटेल ऐसी है कि पीडीपी नेता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार करना, सज्जाद निशानों को उनके पारंपरिक कर्तव्यों का पालन करने के से रोकना और अब दस्तारबंदी पर प्रतिबंध लगाना, ये एक सारी डिटेल जो है वो आई है जम्मू कश्मीर से। जो धार्मिक स्थानों पर आशीर्वाद देने का एक सार्वभौमिक समारोह था, उसमें रोक लगा दी गई। और क्यों रोक लगाई है इन सब के ऊपर, इसमें डिटेल कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि इससे पता चलता है कि कश्मीर में धार्मिक और सूफी परंपराओं को खत्म क्यों किया जा रहा है। और उसके ऊपर बीजेपी अभी क्या स्टेटमेंट देगी वो भी देखा जाएगा। लेकिन देखना ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर महबूबा मुफ्ती लगा रही है। और डिटेल अब देखेंगे कि आगे महबूबा मुफ्ती उसमें क्या बोल रही है। एक दूसरे न्यूज़ की तरफ चले तो वो भी जम्मू कश्मीर के न्यूज़ है। और जम्मू कश्मीर में एक इंडिया न्यूज़ पोर्टल कुछ डिटेल ऐसी लेके आया हुआ है कि कश्मीर की स्कूलों में हिंदू भजनों को शामिल किए जाने पर एमएमयू ने एक आपत्ति दर्शाई है और कहा है कि इस्लामी पहचान हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। और धार्मिक और शैक्षणिक संगठन का मुत्ताहिद मजलिस ए उलूमा, वहाँ पर एमएमयू ने मंगलवार को कश्मीर के स्कूलों में हिंदू भजनों की कथित रूप से लागू किए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्शाई है। वहाँ पर हिंदू स्कूल जो है वो वहाँ पर भजन गा रहे थे, हिंदू संस्कृति के लिए वहाँ पर भजन संध्या हो रही थी। उसके ऊपर एमएमयू ने एक बहुत ही बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। और वो सबसे बड़ी टिप्पणी हुई है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहाँ पर एमएमयू ने एक बयान किया हुआ है कि हम कश्मीर के स्कूलों में हिंदू भजन गायन को लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। और वहाँ पर ये न्यूज़ सबसे बड़ा वायरल हुआ है 24 घंटों में। तो डिटेल कैसी लिखी है वो मैं पढ़ूँ तो वो एमएमयू ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है न्यूज़पेपरों को कि वो न्यूज़ ऐसी है कि हम कश्मीर के स्कूलों में हिंदू भजन गायन को लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। और वो आपत्ति ऐसी है कि एमएमयू ने कहा कि यह मामला कश्मीर के मुसलमानों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और हमारी धार्मिक पहचान को कमज़ोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ऐसे एमएमयू ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। हमारे धर्म को इस्लामी पहचान की रक्षा मुसलमानों के रूप में हमारी मौलिक धार्मिक जिम्मेदारी है, ऐसा एक डिटेल दिया हुआ है। और इसमें सरकार, शिक्षा विभाग या किसी की अन्य एजेंसी द्वारा जानबूझकर हस्तक्षेप को न स्वीकार किया जाएगा और हम नहीं बर्दाश्त भी करेंगे, ऐसी एक वहाँ पर धमकी दी है एमएमयू ने। डिटेल ऐसी है कि इससे आगे उन लोगों ने ऐसा कुछ कहा जम्मू कश्मीर में कि यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी को राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से धर्म त्याग की और वहाँ पर धकेलने की, उन्हें इस्लामी मान्यताओं और
पहचान से दूर करने का एक प्रयास किया जा रहा है और भारत के हिंदुत्व विचार के साथ उनके तथाकथित एकीकरण को गति देने के लिए एक जानबूझकर ये योजना प्रतीत हो रही है। एमएमयू ने ऐसा बोला और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बना। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। वहाँ पर मुस्लिम बोर्ड ने भी ऐसा कुछ डिटेल दी है कि मुस्लिमों के लिए ये बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है। उसी पर चिंता व्यक्त करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसमें कुछ ऐसा बोले महबूबा मुफ्ती ने कि वहाँ पर कहा कि कश्मीर में अधिकारी कथित तौर पर कुछ स्कूलों में छात्रों को हिंदू भजन गाने के लिए निर्देशित कर रहे थे। जो भाजपा शासित केंद्र वहाँ पर है उसमें भाजपा शासित केंद्र के असली हिंदुत्व को एजेंडे को उजागर करते हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने सबसे बड़े 2 मुद्दे पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब और देखना होगा कि वहाँ पर भाजपा के नेता और भाजपा के वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट भी ले रहे हैं और वो क्या डिटेल भी सामने लेके आ रहे हैं। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में एक न्यूज़ जो सबसे बड़ी सामने आ रही है, ये बता दें हम लोग आपको कि ये जो हम लोग न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं समाचार के सच के माध्यम के द्वारा, ये जो न्यूज़ है वो हम लोग विविध पोर्टल से लेते हैं। वो पोर्टल ने आपको किस तरीके से न्यूज़ दिखाया हुआ है और साथ ही साथ विविध न्यूज़पेपरों से एक स्टेटमेंट जारी होता है या न्यूज़ जारी होता है, वो न्यूज़पेपरों ने आपको किस तरीके से किस एंगल से समाचार को दर्शाया हुआ है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा न्यूज़ दिया हुआ है न्यूज़ 18 पोर्टल ने, और वहाँ पर एजेंडा वो दिया गया है एक अमर उजाला ने, उसने एक डिटेल दी है। तो वो डिटेल कुछ ऐसी आई है कि जेलर ने पाकिस्तानी बोला फिर कटवा दी और मुस्लिम के युवक की दाढ़ी, ऐसा एक डिटेल सामने आया हुआ है। तो वहाँ पर डिटेल कुछ ऐसी है कि इससे ओवैसी भड़क गए और शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पर एक कार्यवाही की, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी कार्यवाही की एक मांग की है, जिसमें ओवैसी ने एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। ओवैसी ने कहा कि जेल में उनके यहाँ कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, ऐसा एक डिटेल सामने आया हुआ है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है क्योंकि वहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो ओवैसी ने दिया हुआ है और ओवैसी ने ऐसा कुछ कहा कि जेल में उनसे यह कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो। अब डिटेल ऐसी है कि जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनके चेहरे से दाढ़ी हटवा दी, और दाढ़ी क्यों हटवाई ऐसी एक डिटेल है कि यह उस जेलर की तरफ से कस्टोडियल टॉर्चर है, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिला में जेल में जेलर पर एक मुस्लिम शख्स की दाढ़ी की जबरन कटवाने का एक आरोप लगा है। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी क्या स्टेटमेंट आया हुआ है वो डिटेल कुछ लिखी है। तो डिटेल ऐसी है कि अब इस मामले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमन, ऐसी एक वहाँ पर एक ऑल इंडिया मजलिस करके वहाँ पर चल रहा है डिटेल। तो सांसद असुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया वहाँ पर दी है। वो प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके से दी है कि एक चैनल से बातचीत करते हुए ओवैसी ने वो भी बोला कि 151 की जो धारा लगाई गई है उसमें पुलिस स्टेशन पर ही उनके बेल दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। उनको एक मामूली सेक्शन में जेल भेज दिया गया और जेल में उनसे यह कहा गया कि तुम्हारे चेहरे पर जो दाढ़ी है इसलिए तुम पाकिस्तानी हो, और जो जेलर ने ज़बरदस्ती करके उनकी कस्टोडियल वहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं और दाढ़ी निकलवाने के लिए वहाँ पर टॉर्चर हो रहा है। उस जेलर को यह बात मालूम होगी कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सबसे बड़ा हनन है, और मध्य प्रदेश में मुसलमान की आबादी 7वीं सदी है, 7वीं सदी वहाँ पर आबादी है, जबकि मध्य प्रदेश के जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% वहाँ पर अंदर डिटेल ऐसी है कि जबकि मध्य प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रायल मुसलमान 14% है। इससे साफ दिखता है कि किस तरह का भाजपा की सरकार वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा ओवैसी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया हुआ है। दाढ़ी
दाढ़ी रखने से कोई पाकिस्तानी नहीं हो जाता, इस तरीके से डिटेल दी है कि क्या दाढ़ी रखेंगे तो हम लोग पाकिस्तानी हो जाएंगे, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क भी एक न्यूज़पेपरों ने वहाँ पर डिटेल देके वहाँ पर फ्रंट पेज पे बॉक्स बना के दिया हुआ है। अगर किसी भाजपा के नेता के चेहरे पर दाढ़ी है और किसी जेलर की हिम्मत होगी क्या उन्हें पाकिस्तान बोलने की, इस तरीके का एक डिटेल भी ओवैसी ने दिया हुआ है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ जांच से नहीं होगा, क्योंकि कड़ी धाराएं लगाए और जेलर को जेल भी भेजा जाए, ऐसी एक मांग उठी है, तभी कुछ इंसाफ की उम्मीद नजर आ रही है। वहां पर ओवैसी कुछ ऐसा बोले कि अब जेल में जेलर ही हिंदुत्व विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद जीरापुर में रहने वाले कलीम खान ने जेलर पर कई गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उनका वहां पर कहना है कि 14 सितंबर को जेलर ने उन्हें पाकिस्तानी कहते हुए उनकी दाढ़ी कटवा दी थी। जेल से छूटने के बाद फ्राइडे को उन्होंने समाज के लोगों को साथ कलेक्टर पहुंचकर इसकी शिकायत भी की है। इस मामले में भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी मंगलवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक विज्ञापन के साथ डिटेल दी और उसने एक पेपर भी रखा हुआ है। उन्होंने दोषियों पर कई कार्यवाही करने की एक मांग भी की थी। तो ये डिटेल जो पूरी दी है डीएनए न्यूज़पेपर और दैनिक उजाला न्यूज़पेपर ने ये दी डिटेल है। अब एक बात करें हम लोग हरियाणा की। हरियाणा की एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो वायरल हुई है तो वो हरियाणा न्यूज़ पोर्टल से उठाई है और वहाँ पर न्यूज़ पोर्टल कुछ ऐसा लिख रहे हैं। वहाँ पर एक दूसरा न्यूज़पेपर भी है अमर उजाला, इसने एक न्यूज़ की पुष्टि की है और ये न्यूज़ जो आया हुआ है उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि खट्टर सरकार का एक सबसे बड़ा फैसला वहाँ पर सामने आया हुआ है। हरियाणा में अप्रचलित 56 पुराने कानून के किए जाएंगे खत्म, ऐसी डिटेल सामने आई है। राज्य के मुख्य सचिव शुक्रवार को एक हरियाणा में चिन्हित किए गए 56 में से 20 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया गया है और ऐसी एक डिटेल सामने आई है। वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करूं और समाचार समझने की कोशिश करूं तो डिटेल कुछ ऐसी लिखी है कि अधिकारियों से शेष अन्य को भी जल्द ही खत्म करने पर एक काम कर रहे हैं। और वहीं पर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में अब वर्षों पुराने अप्रचलित कानूनों को खत्म करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर सरकार के इस कदम से जहाँ न्यायालय को वहाँ पर बोझ कम हुआ और कुछ कम होगा, उसी बीच डिटेल कुछ ऐसी है कि वही लोगों को भी राहत मिलने के एक उम्मीद जता रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने फ्राइडे को कहा कि हरियाणा में चिन्हित किए गए 56 से 20 पुराने अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है और अधिकारियों से शेष अन्य को भी जल्द ही खत्म करने पर काम करने को कहा गया है। एक अधिकारी की बयान के जरिए एक डिटेल सामने आई है। वो डिटेल न्यूज़पेपर जो किस तरीके से दिखा रहे हैं वो मैं पढ़ूं तो वहाँ पर मुख्य सचिव संजीव कौशल अप्रचलित कानूनों और अधिनियमों को निरस्त करने के संबंध में एक बैठक और अध्यक्षता कर रहे थे। वहाँ पर डिटेल ऐसी है कि इन कानूनों को वापस लेने का फैसला हरियाणा राज्य समीक्षा समिति की सिफारिश के बाद किया गया था और वहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त जस्टिस वहाँ पर इकबाल सिंह की अध्यक्षता में समिति का एक गठन किया गया और उसमें कई सारे फैसले भी लिए गए। बयान में वो भी कहा गया कि दूसरे हरियाणा विधि आयोग के परामर्श से इन कानूनों को खत्म करने का निर्णय भी लिया गया। डिटेल कुछ अब सामने देखते हैं कि बाकी के कौन से नियम जो है वो वहाँ पर कड़े कानून लागू होते हैं। लेकिन एक बात वहाँ पर गुजरात से भी सामने आई है। वो एक सबसे बड़े न्यूज़ वहाँ पर गुजरात में जो सामने आई है, वहाँ पर एक बड़ौदा एयरपोर्ट पर एक मुद्दा बना था, उसमें संदेश न्यूज़पेपर कुछ लिख रहा है, वो मैं डिटेल पढ़ूँ तो अब बात करते हैं गुजरात की और सबसे बड़े न्यूज़ की ओर। तो वहाँ पर बड़ौदा एयरपोर्ट पर केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के एक नारे लगे। आपको बता दें कि आए दिन वहाँ पर आपके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कांस्टेंट गुजरात के दौरे पर है। इवन आज भी अरविंद केजरीवाल के मनीष सिसोदिया गुजरात में है। तो वो हर 2 दिन में गुजरात का मुआवजा करते हैं, वहाँ पर अलग अलग जगहों पे बैठक करते हैं क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है।
तो इसी बीच वडोदरा एयरपोर्ट पर केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे और दिल्ली के सीएम बोले कि गुजरात में सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। ऐसी एक डिटेल सामने आई है और गुजरात का फोकस पूरा का पूरा इलेक्शन का भी मुद्दा चल रहा है। तो अरविंद केजरीवाल हर 2 दिन में गुजरात के दौरे पर है। डिटेल जो समझने का प्रयत्न करें तो वहाँ पर संदेश न्यूज़पेपर है और उसके साथ गुजरात समाचार है। ऐसे न्यूज़पेपर ने जो डिटेल दी है वो हम लोग पढ़े तो वहाँ पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस महीने दूसरी बार गुजरात पहुँचे और वहाँ पर मंडे ट्यूसडे को वहाँ पर जो डिटेल सामने आई है तो वहाँ पर मंगलवार को वह जैसे ही बड़ौदा एयरपोर्ट पर पहुँचे तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा वहाँ पर सामने आ गया और बहुत ही बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना। वो क्या बना वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूं तो वहाँ पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर उसके भाजपा के समर्थकों ने वहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगाए और नारे शुरू कर दिए। जवाब में आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ पर केजरीवाल के नारे लगाने शुरू कर दिए और दोनों आपके वहाँ पर मंत्री लोग और साथ ही साथ वहाँ के समर्थकों को वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई। डिटेल ऐसी आई है कि इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारी को लेके केजरीवाल बड़ौदा टाउन हॉल में एक बैठक संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और केजरीवाल ने बैठक में एक बड़ा ऐलान भी किया। वो क्या बड़ा ऐलान किया हुआ है उसमें एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि डिटेल ऐसी सामने आई है कि नारेबाजी पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो 30-40 लोग मेरे सामने मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और वो नारे के साथ गुजरात में ऐसा माहौल बन गया है कि बीजेपी को बहुत ही तकलीफ होने वाली है। ऐसा वहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। अरविंद केजरीवाल आगे बोले कि वे कहते थे कि गुजरात के अर्बन इलाके की 66 सीटें ऐसी है जहाँ पर बीजेपी कभी नहीं हारी है। डिटेल ऐसी है कि इस बार इन सीटों पर भी उन्हें काफ़ी तकलीफ होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा वहां पर खुलासा किया और ये 66 सीटों पर आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जीतेंगे, ऐसी भी एक डिटेल सामने बोले हैं। वो डिटेल ऐसी आई है कि वहां पर जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी तो उसमें डिटेल ऐसी आई कि गुजरात में इन दिनों आप काफ़ी एक्टिव हो चुका है और गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर आए दिन वहाँ पर आते रहते हैं। उसके साथ गृह राज्य में भाजपा लगातार 27 साल की वहाँ पर सरकार रच रहे हैं और सरकार वहाँ पर काम कर रही है। तो वहीं पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा इस बार दिल्ली और पंजाब में भी सरकार चला रही आप भी पूरी वहाँ पर डट के सामना कर रही है और वहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल आए दिन वहाँ पर आते रहते हैं और उनके कई सारे नेता भी गुजरात के दौरे पर है। तभी उनके साथ वहाँ पर हाल दिनों रोजगार और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मासिक मदद कैसे हम लोग देंगे उसके भी बारे में अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए। दूसरा अब देखना ये रहेगा कि अभी वहाँ पर भाजपा सरकार भूपेंद्र भाई की सरकार क्या अहम स्टेप ले रही है और स्टेप को लेके क्या नतीजे भी आ रहे हैं। दूसरे एक सबसे बड़े न्यूज़ भोपाल से आया हुआ है। वो भोपाल न्यूज़ में क्या दिख रहा है तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा न्यूज़ जो माना जाता है वो दैनिक भास्कर माना जाता है न्यूज़पेपर। तो उसने एक डिटेल जारी की है, उसकी डिटेल हम लोग पढ़ने का ट्राई करें तो उसमें लिखा है कि पूर्व एमएलए ने दी संसद भवन उड़ाने की एक धमकी और वो क्या धमकी थी वो सबसे बड़ा न्यूज़ वहाँ पर भोपाल में वायरल हुआ है। इस बीच इस डिटेल को समझे तो वहाँ पर पूर्व एमएलए ने दी संसद भवन उड़ाने की धमकी और सिक्योरिटी जनरल को भेजा एक विस्फोटक, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने भोपाल में पकड़ा और नक्सलियों के संबंध के एक आरोप भी लगा हुआ है, लेकिन वहां पर देखना ये होगा कि ये पूर्व एमएलए ने दी संसद उड़ाने की धमकी तो उसमें पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है। तो मित्रों इस तरीके से पूरे देश के हम लोग जो न्यूज़ दिखा रहे हैं वो विविध न्यूज़ पोर्टल से लेके किस तरीके से आपको समाचार का सच दिख रहा है वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी मुझे दीजिए रजा, नमस्कार।
धरती जयकारा।